मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर। निसाइयत और तानीसियत से भरपूर हर दौर की हज़ारों मज़लूम औरतों की कहानी क्या हाल है जाना की छठी और आखिरी किस्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। एक हफ्ते के अंदर हमने वो मकान खरीद लिया। मकान में किसी तरह की कोई भी कमी ना थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने मकान में सामान पहुंचाया और क्वार्टर छोड़ दिया। ज़िंदगी के इस सफ़र में इंसान को क्या क्या देखना और सहना पड़ता है, इसका अब मुझे तजुर्बाती एहसास हो गया था। अपने आरामदेह मकान में हमने एक और चांस देखने की ठानी। एक रोज़ दफ्तर जाने की तैयारी में आशिक जमील कदे आदम आईने के सामने खड़ा अपना सूट बूट और टाई दुरुस्त कर रहा था कि मैंने बड़ी मस्तानगी में पीछे से उसकी आंखों पे अपने कोमल हाथ रख दिए। उसने पहचानने के लिए आहिस्ता से अपने हाथ मेरे हाथों पर फेरे। मेरी नर्म और नाजुक उंगलियों के पोर और मेरी सोने की अंगूठी से वो ये समझ गया कि मैं उसकी बीवी उसके साथ मजाक कर रही हूँ। उसने एकदम कह दिया जाना। ये कहते ही मैंने उसकी आंखों पर से अपने हाथ उठा दिए। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। फिर उसने कहा, आज तुझे इस तरह का मजाक करने की क्या सूझी? मैंने कहा, औरत ज़मीन की मानद होती है और मर्द ज़मींदार की तरह। वो मेरी मंतक को नहीं समझ पाया। कहने लगा, पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, हम अपने मकान में आ गए हैं और मैंने आपकी चाहत का एहतराम करते हुए एक और चांस कबूल कर लिया है। वो बोला, खुदा करे अब की बार बेटा पैदा हो। मैंने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मियाँ बीवी की दस्तरस्त में ये बात नहीं है। सावन का महीना शुरू हुआ तो मेरे वजूद में भारीपन आ गया। मुझे अपने शौहर मोहतरम आशिक जमील की चाहत को अपने शिक में आखिरी चांस समझते हुए बड़ी एहतियात और अरमानों के साथ पालते 5 महीने हो गए थे कि एक रोज़ उसने मुझे दिल दहला देने वाला मशवरा दिया। उसने कहा, जाना, मैं 2 बेटियों का बाप बन चुका हूँ और बेटे की चाहत में हम ये तीसरा और आखिरी चांस देख रहे हैं। खुदा न करे कि इस बार भी तुम बेटी ही को जन्म दो तो मेरे लिए ये मेरा जिंदा मातम होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार सोनोग्राफी करवा लो। तुम्हारे शिक में अगर बेटा होगा तो खुशी की बात होगी, और अगर बेटी के आसार नज़र आए तो पैदा होने से पहले ही डॉक्टर से उसका सफाया करवा लेंगे। आशिक जमील का खुदाई निज़ाम के ख़िलाफ़ ये बाग़ियाना मशवरा सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मुझ पर लम्हा भर के लिए सख्ता सतारी हो गया। मैंने कहा, मुझे आपका ये गैर फितरी मशवरा पसंद नहीं है। मैं अपने शिक में अपनी बच्ची का कत्ल नहीं करवा सकती। आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें। वो झुंझुलाते हुए कहने लगा, जाना, मैं कह रहा हूँ तुम एक बार मेरा कहा मान लो, बेहतर रहेगा। 2 बेटियों की पढ़ाई, उनकी मुलाजमत, फिर उनके लिए बेहतर घर और बर की तलाश, ये सब मसाइल व मामलात मुझे परेशान करते हैं और तुम सोनोग्राफी करवाने से इनकार कर रही हो। मैंने कहा, अल्लाह पे छोड़िए। वक्ती तौर पर हम दोनों के दिलों में रंजीदगी दर आई। आशिक जमील ड्राइंग रूम में चला गया और मैंने एक ठंडी आह भरी। फिर मैं उठी और रात का खाना तैयार करने में लग गई। मैं ड्यूटी पे आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला के जाती। मेरी थकी रूह कभी कभी मेरे जहन और दिल पे कई सवालिया निशान पैदा करती। दिन ब दिन मेरा जिस्मानी भारीपन मुझे एहतियात का एहसास दिलाता। फिर एक दिन वो भी आया कि मैं ड्यूटी से घर पहुंची तो मुझे दर्द की तरंगें महसूस होने लगीं। आशिक जमील अभी दफ्तर से घर नहीं आया था। मैंने फ़ौरन उसे फ़ोन पे अपनी कैफियत से आगाह किया। वो कुछ ही वक्त के बाद घर पहुंचा। नौकरानी भी अभी घर पर ही थी। मेरी अम्मी भी मेरे पास पहुंच गई। मुझे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मनशाए इलाही के आगे भला किसकी पेश चली है। मैंने बगैर ऑपरेशन के इस बार भी एक और बेटी को जन्म दिया। आशिक जमील का ये तीसरा और आखिरी चांस भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ बीत गया। मैं 3 बेटियों की मां बन गई। अब की बार जिस किसी ने भी ये सुना कि मैंने एक और बेटी को जन्म दिया है तो हैरत के सबब मुझे किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि मेरी सास, ससुर और ख़ानदान के अफराद मुझे देखने तक नहीं आए। मेरे दिल ही दिल में गमोअंदों की एक हुक सी उठी। मैं ये सोच के आहें भरती रही कि भला मेरा कसूर क्या है। मेरे शौहर आशिक जमील के चेहरे से गम व गुस्से के आसार नुमायाँ हो रहे थे। अस्पताल से दूसरे दिन जब मुझे घर पहुंचाया गया तो मेरी दोनों बेटियां राफिया और फरखंदा मेरे पास दौड़ती हुई आईं और मुझसे पूछने लगीं, मम्मा, क्या हमारे लिए इस बार भैया लाई हैं?
मैंने डूबती उभरती आवाज़ में कहा, नहीं, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बहन भेजी है। मम्मा, अल्लाह हमारे लिए कब भैया भेजेंगे? मैं अपनी बच्चियों को कोई भी जवाब नहीं दे पाई। उनकी मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। आशिक जमील के चेहरे पे कदूरत, मिजाज में चिड़चिड़ापन और नाआसूदगी के मिले जुले असरात मुझे अक्सर नज़र आने लगते। हम मियाँ बीवी के इज़्दवाजी ताल्लुकात में धीरे धीरे दरारों और तलखियों की आमद शुरू हो गई। आशिक जमील घर से बाहर खुश रहता और जो ही घर में दाखिल होता तो उसके चेहरे पे मायूसी छा जाती। एक रोज़ मैंने उसे पूछा, इस बच्ची का क्या नाम रखें? उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैंने उससे दोबारा पूछा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस बच्ची का क्या नाम तजवीज़ करें? उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, ये बेटी तुम्हारी मर्ज़ी का नतीजा है, इसलिए तुम अपनी मर्ज़ी ही का नाम रख लो। फिर वो मेरे सामने से उठ के बाहर चला गया। मेरी आंखों में उसका ये रवैया देखकर मायूसी के साए घूम गए। मैंने अपने पापा को अपनी नौमौलूद बच्ची का नाम रखने के बारे में फ़ोन किया तो उन्होंने शीरीन जमील नाम तजवीज़ किया। बेटा पैदा न होने के गम में आशिक जमील ज़्यादातर अपना वक्त अपने हम प्याला व हमनावाला दोस्तों के साथ गुजारने लगा। अब वो अपनी मर्ज़ी का बादशाह बनता जा रहा था। अफसरी की अकड़फों ने उसकी गर्दन, दिलो दिमाग और नाक में गुरूर व तकब्बुर की बदबू पैदा कर दी थी। मैं अपने घर आंगन की हर चीज़ को खुद और नौकरानी से खूबसूरत रखने की भरपूर कोशिश करती। अपनी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन मेरा शौहर आशिक जमील आधी रात को घर लौटने लगा। उसकी बेहरा रवि, बेज़ाब्तगी, गैर जिम्मेदाराना रविश और नाजेबा हरकतों को देखकर मैं दिल महसूस के रह जाती। पूरी बागियाना जहनीत के साथ वो धीरे धीरे बुराई की दलदल में धंसता चला गया। दिन में वो घंटों अपने यार दोस्तों के साथ मोबाइल फ़ोन पे बातें करता, लेकिन मेरे करीब बैठने और अपनी कम सिन बेटियों की फरमाइशें और उनकी प्यारी ख्वाहिशें सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। माह रमज़ान शुरू होने में अभी 10 दिन बाकी थे कि एक रोज़ मैं दुखी होकर आशिक जमील को कहने लगी, आप राह रास्त पर आ जाइए, अपने अंदर घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने का एहसास पैदा कीजिए, रोज़ा रखें, नमाज कायम करें और उस ज़कात के अलावा हज की तैयारी करें, वरना बुरा होगा। मैं एक तवील मुद्दत से आपकी ये बागियाना जहनीत बर्दाश्त करते करते अब थक गई हूँ। वो बड़े तल्ख लहजे में बोला, तू कौन आई मुझे समझाने वाली? मैं जो मर्ज़ी सो करूं। ड्यूटी से घर पहुंचता हूं तो तेरी टर्टर शुरू हो जाती है। तू मेरी बीवी है, ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा, क्या मैंने आपको कोई ऐसी बात बताई जो खिलाफ कानून और शरा हो कि जिसका रद्द अमल आप इस तरह से ज़ाहिर कर रहे हैं? उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो दनदनाता हुआ बाथरूम में चला गया। दिन महीने साल गुजरते गए और मेरे जीवन साथी, मेरे सरताज आशिक जमील के कदम बहकते चले गए। अब उसने घर से बाहर सिगरेट और शराब से दोस्ती कर ली। इतना ही नहीं बल्कि मेरे हसीन और जमील चेहरे से नज़रें हटा लीं और आवारा औरतों में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी ये तमाम नाजेबा हरकतें और बुरी आदतें सुनकर मैं यूँ महसूस करने लगती कि जैसे किसी ने मेरी छाती पे गरम गरम लोहा रख दिया हो। मेरा ख्याल है कि वो औरत दुनिया की बदनसीब औरत होती है जिसका शौहर राह रास्त से भटक जाए और अय्याशी की सियाहवादी में दाखिल हो जाए। एक रोज़ मैंने नौकरानी के साथ रहकर अपने घर की हर चीज़ को साफ़ सुथरे तौर पर रखवाया। गर्मियों के दिन थे। मेरी बेटियां राफिया और फरखंदा लिखने पढ़ने में मसरूफ़ थीं और मेरी 3.5 साल की बच्ची शीरीं सोई हुई थी। दिन को 5 बजे के करीब मैं किचन में शाम का खाना तैयार करने में लगी हुई थी कि इसी दौरान आशिक जमील के ड्राइवर ने उसे सरकारी गाड़ी से उतारा, हाथ पकड़कर गेट के अंदर छोड़ दिया और खुद गाड़ी लेकर अपने घर चला गया। आशिक जमील गिरता संभलता अंदर आ गया। उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान आध जली सिगरेट से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थी। शराब के नशे ने उसे आपे से बाहर कर दिया था। आज मैं पहली बार शादी के 18 साल बाद उसे इस बदतरीन हालत में देख रही थी। वो सीधा किचन में आया और हंसता हुआ कहने लगा, क्या हाल है जाना? मेरी तरफ देखो, आज तो मुझे अपनी सगी बहन की तरह दिखाई दे रही हो। ये सुनते ही मैं आग बगोला हो गई। पुरजोश गुस्से के साथ में बिफराई हुई शेरनी की तरह अपने शौहर आशिक जमील पर झपट पड़ी। न जाने मुझ में वो ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया और उसका गला हाथों की गिरफ्त में लेकर दबाना शुरू किया। मेरी दोनों बेटियां डर और खौफ के मारे फ़ौरन दौड़ती हुई मेरे करीब आईं।
और हम दोनों को एक दूसरे के साथ गुत्थम गुथा देखकर ज़ोर से चीख पड़ी। बड़ी बेटी राफिया चीखती हुई कहने लगी, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं, पापा को मार देंगी क्या? छोटी बेटी फरखंदा गश खाकर गिर पड़ी। उसे इस हाल में देख के आशिक जमील के गले पे पड़ी मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं अपनी बेटी की तरफ लपकी और इस तरह आशिक जमील तेज़ी से भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। गम और गुस्से में बार बार यही सोचती रही कि औरत कितना टूटती है, बिखरती है, कितने मसाइब से जूझती है और खूबसूरत जहां तामीर करने में कैसे कैसे रूप बदलती है। मेरे शौहर मोहतरम आशिक जमील को घर से भागे 11 दिन हो गए थे कि एक रोज़ डाकिया मेरे घर पर आया। उसने सरकारी कागज़ पे बतौर रसीद मुझसे दस्तखत कराए और एक रजिस्टर्ड लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। मैं हैरान रह गई। मैं लान में सब्ज़ घास पे आलती मालती मार कर बैठ गई। रजिस्टर्ड लिफाफे को खोलने के बाद अंदर की इबारत पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। ये आशिक जमील की जानिब से मुझे शर्री नोटिस था, यानी तलाकनामा। उसने मुझे महज अपनी अय्याशी की खातर उम्र भर के लिए एक लकोदक सहरा में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। अब मुझे अपना और अपनी बेटियों का मुस्तकबिल बड़ा तारीक और तशवीशनाक दिखाई देने लगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये मुसम्मम इरादा किया कि मैं एक बावकार खातून की तरह जीऊँगी और अपनी बेटियों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। मेरी दोनों बेटियां राफिया और फरखंदा अपने कमरों से बाहर मुझे देखने आईं। उनके पीछे पीछे मेरी 3.5 साल की बच्ची शीरीं भी घिसकते घिसकते मेरी गोद में आके बैठ गई। राफिया मेरे दाएं कंधे के साथ खड़ी रही और फरखंदा बाएं कंधे के साथ खड़ी होकर पूछने लगी, मम्मा पापा कहाँ गए हैं? मैं खामोश रही। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मेरी बड़ी बेटी राफिया ने घिघियाई हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, मम्मा क्या पापा अब इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं अपनी बेटियों को कोई भी जवाब नहीं दे पाई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी ज़बान तालू के साथ चिपक गई हो। मैं देर तक सोचती रही। सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंची कि भले ही औरत इस दुनिया में तरक्की के तमाम जीने तय करने के बाद सितारों पे कमंदे क्यों न डाल ले, लेकिन अय्याश मर्द के हाथों में उसकी हैसियत उस मछली से ज़्यादा और कुछ नहीं होती है जिसे मछेरा पानी से बाहर निकाल लेता है और मछली तड़पते तड़पते आखिरकार दम तोड़ देती है। एक हफ्ते के बाद मुझे एक खबर पहुंची कि आशिक जमील ने अपने दफ्तर की किसी क्लर्क लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली है। शुक्रिया।